हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल फॉरेस्ट्री एग्जाम एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली इस कुछ सिमिलर टू पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजंस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन वेजिटेशन स्टडी। वेजिटेशन स्टडी में कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजंस को यूज किया जाता है? तो जो सबसे ज्यादा इस वेजिटेशन स्टडी में जिसको यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? नियर इंफ्रारेड। ठीक है, और यही नियर इंफ्रारेड है जो हमारा एनडीवीआई है, जो नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स है, उसको कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला तो होता है NIR माइनस रेड डिवाइडेड बाय NIR प्लस रेड। ओके, ये हमारा फॉर्मूला का यूज करते हैं एनडीवीआई में, यही हमारा नियर इंफ्रारेड है। अब इसमें क्या होता है कि जितना ज्यादा हाई NIR का रिफ्लेक्शन होगा उतना अच्छा हेल्दी वेजिटेशन होगा। ठीक है, जितना लो NIR का रिफ्लेक्शन होगा उतना अनहेल्दी वेजिटेशन, या फिर हो सकता है कि वहां पे वो वेजिटेशन नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पैटियल रेजोल्यूशन। अब ये बोल रहा है spatial resolution determine the smallest object that can be detected on ground. Yes, 5 meter spatial resolution image provides finer detail than 30 meter spatial resolution. Yes, spatial resolution is measured in nanometers. तो wrong। देखिए, spatial resolution जो होता है ग्राउंड पे क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो पिक्सल्स में होती है। ठीक है, तो अब इन्हीं पिक्सल्स को स्पैटियल रेजोल्यूशन क्या करता है? डिटरमाइन करता है। ओके, तो नंबर 1 इज ट्रू। 5 मीटर स्पैटियल रेजोल्यूशन, हाँ देखिए, जितना कम रेजोल्यूशन होगा उतना ज्यादा फाइनर इमेज होगा। ओके, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। स्पैटियल रेजोल्यूशन जो है नैनोमीटर्स नहीं, स्पैटियल रेजोल्यूशन को हम सेंटीमीटर में करते हैं और मीटर्स में करते हैं। ठीक है, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में करते हैं, नैनोमीटर में हम नहीं करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। अभी हमने स्पैटियल देखा, अब स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है। तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन रेफर्स टू द नंबर एंड विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स। देन दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर पोजेस हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन देन मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स। और थर्ड है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन मीटर्स। तो देखिए, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बताता है कि सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कितने नैरो और कितने स्पेक्ट्रल बैंड्स में रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, तो यस, नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स पोजेस हायर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है मल्टी और हाइपर। ठीक है, तो हाइपर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मल्टी। ठीक है, तो हाइपर जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होते हैं, सॉरी सेंसर्स होते हैं, उसमें हंड्रेड्स ऑफ नैरो बैंड्स होते हैं, इसलिए इनकी जो रेजोल्यूशन होती है वो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन मीटर्स, नो, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन को हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ओनली 1 and 2 इज द राइट आंसर, सो B इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या कर रहा है कि सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन जनरली प्रोवाइड्स हायर क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी देन अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। और उसका रीजन क्या बोल रहा है कि इन सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन ट्रेनिंग सैंपल्स रिप्रेजेंटिंग नोन लैंड कवर क्लासेस आर प्रोवाइडेड बाय द एनालिस्ट। यस, नाम से पता चलता है सुपरवाइज्ड, मतलब जो एनालिस्ट है वो क्या करता है, जब भी लैंड यूज लैंड कवर क्लासिफिकेशन करता है तो वो क्या करता है, क्लासेस को खुद से वो सुपरवाइज करता है। ठीक है, कि कौन कौन से क्लासेस रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक, तो दिस इज करेक्ट। और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि जब सुपरवाइज करते हैं खुद से ट्रेन, तो उसमें हम एक ट्रेनिंग सैंपल देते हैं। फॉर एग्जांपल पूरा एक इमेज है तो हम कुछ कुछ इमेज को सिलेक्ट करके ट्रेनिंग सैंपल देते हैं, एनालिस्ट देता है
कि कौन सा जो एरिया है या कौन सा पिक्सल वैल्यू है, कलर वैल्यू है, उसको हम किस क्लास में रखेंगे, वेदर इट इज फॉरेस्ट, वेदर इट इज वाटर, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, सेटलमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से उसको ट्रेनिंग सैंपल्स देते हैं और फिर इसी ट्रेनिंग सैंपल्स के बेसिस पे क्या होता है कि जो जीआईएस सॉफ्टवेयर है वो उसको रीड करता है और पूरे जो इमेजरी होती है उसको क्लासिफाई करता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या कह रहा है कि एनडीवीआई वैल्यू रेंजेस बिटवीन -1 to +1। तो यस, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, एनडीवीआई का जो फुल फॉर्म है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, इसका वैल्यू हमेशा -1 से +1 की तरफ रहती है। और एनडीवीआई अब रीजन क्या दे रहा है कि एनडीवीआई इज कैलकुलेटेड यूजिंग ग्रीन एंड ब्लू बैंड्स। तो रॉन्ग, हमने अभी देखा है कि एनडीवीआई को हम हमेशा नियर इंफ्रारेड, एनआईआर, ठीक है, और रेड बैंड, इन दोनों से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो 1 इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, ठीक है। तो C इज द राइट आंसर। अब देखिए -1 to +1 होता है, तो जो -1 से 0 तक के रेंज का वैल्यू होता है, ठीक है, उसको हम जनरली वाटर बॉडी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब 0.1 से 0.2 के आसपास का जो वैल्यू होता है उसको हम जनरली बेयर, स्वाइल, ठीक है, या डिग्रेडेड लैंड ऐसे कंसीडर करते हैं। देन 0.2 to 0.4 के समथिंग होता है, उसको हम एग्रीकल्चरल मान लेते हैं। फिर उसके एवब जो होता है उसमें हम वेजिटेशन को कंसीडर करते हैं, जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया दे देते हैं कि डेंस वेजिटेशन, जितना हायर वैल्यू, ठीक है, उस हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ फॉरेस्ट मैनेजर वांट्स टू मॉनिटर एनुअल फॉरेस्ट लॉस ओवर ए लार्ज एरिया एट ए लो कॉस्ट, विच डेटा सेट इज मोस्ट सुटेबल। कह रहा है कि अगर कोई फॉरेस्ट मैनेजर है अपना एनुअल फॉरेस्ट का लॉस को मेजर करना चाहता है एक लार्जर एरिया में कम पैसों में, तो कौन सा डेटा सेट सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। तो देखिए अब इसको थोड़ा इस तरह से देखेंगे कि यूएवी इमेजरी, अब यूएवी जो इमेजरी होती है बहुत ही हाई रेजोल्यूशन तो देता है, लेकिन ये लार्जर एरिया में कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्ल्ड व्यू, अब देखिए वर्ल्ड व्यू भी अच्छा रेजोल्यूशन देता है, ठीक है, लगभग 0.3 मीटर का रेजोल्यूशन है, लेकिन ये कमर्शियल सैटेलाइट है और इसका डाटा परचेस करना पड़ता है और बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। यस, लैंड, ठीक है, लैंडसेट सीरीज दे रहा है। अब देखिए अब लैंडसेट सीरीज जो है ये फॉरेस्ट लॉस मॉनिटरिंग के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। USGS एक वेबसाइट है जिससे फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। लॉन्ग टर्म आर्काइव है इसमें, मतलब 1972 से कंटिन्यूअस डेटा अवेलेबल है। लार्जर एरिया को भी कवर करता है। अगर एक सीन इमेज को सिंगल को डाउनलोड करे तो ऑलमोस्ट 185 किलोमीटर इंटू 185 किलोमीटर का एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का जो विजिटिंग टाइम है वो बहुत ही कम है, ठीक है। साइकिल जो है, विजिटिंग साइकिल, वो 16 डेज का है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग भी होती है उस एरिया की और 30 मीटर का रेजोल्यूशन भी देता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए एक और ऑप्शन दिया है एरियल फोटोग्राफी, तो एरियल फोटोग्राफी में भी हाई डिटेल मिलती है, लेकिन अगर हम रिपीटेड एनुअल मॉनिटरिंग के लिए किया जाए इसको तो कॉस्टली और लॉजिस्टिकली बहुत डिफरेंट है और डिफिकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस डिटरमाइंस द रीविजिट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सैटेलाइट, ठीक है। रीविजिट फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट का कौन सा रेजोल्यूशन डिटरमाइन करता है, तो इसका सीधा सिंपल आंसर है टेम्पोरल रेजोल्यूशन, ठीक है। टाइम, टेम्पोरल यानी कि टाइम, ठीक है, टेम्पोरल रेजोल्यूशन। अब ये जो टेम्पोरल रेजोल्यूशन है ये बताता है कि सैटेलाइट कितने समय के इंटरवल के बाद सेम लोकेशन पे वापस दोबारा से रिविजिट करेगा ऑब्जर्वेशन के लिए। अब अगर हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन है यानी कि फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है, और अगर लो टेम्पोरल रेजोल्यूशन है यानी कि लेस फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है। ओके, लेट्स कुछ एग्जांपल इसका देखते हैं सैटेलाइट्स के नेम्स के बेसिस पे। तो जैसे जो लैंडसेट है, लैंडसेट जो सैटेलाइट है, लैंडसेट, ठीक है, उसका जो 16 डेज का
होता है साइकिल, ठीक है, रिविजिट साइकिल 16 डेज का होता है, ठीक है। सेंटिनल जो है, सेंटिनल अगर 2A या 2B का देखें तो इसका 5 डेज का होता है, ओके। और जो मॉडिस है, ठीक है, मॉडिस जो है, मॉडिस का 1 से 2 दिन का रिविजिट साइकिल होता है, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच वन इज इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडिया का कौन सा रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो देखिए, इंडिया का जो रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है वो नेविक है। इसका ये अभी नेविक न्यू नेम हो गया, इसका पुराना नाम IRNSS था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। अब इसको नेविक यानी कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, नेविक का नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है इसको। ये हमारा इंडिया का है, इसको डिजाइन किया है इसरो ने, ठीक है। अब ये जो जीपीएस है ये यूएसए का है। गैलीलियो जो है ये आपका रसिया का सैटेलाइट है, सॉरी गैलीलियो यूरोपियन नेशन का सैटेलाइट है। और ये जो बेइडो है ये आपका चाइना का सैटेलाइट है, ठीक है। एक और होता है ग्लोसनास, ग्लोसनास ये रसिया का है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीपीएस। तो अभी हमने जीपीएस को देखा, ये किसका है, ये यूएसए का है, ठीक है। तो जीपीएस कंसिस्ट ऑफ स्पेस कंट्रोल एंड यूजर सेगमेंट्स। तो यस, जीपीएस में स्पेस कंट्रोल और यूजर सेगमेंट्स होते हैं। मिनिमम 4 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड जनरली टू डिटरमाइन 3D पोजीशन। यस, मिनिमम 4 सैटेलाइट्स का रिक्वायरमेंट होता है जब भी हम जीपीएस को यूज करते हैं। जीपीएस वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन यूनियन। नो, जीपीएस डेवलप किया गया है यूएसए के द्वारा, ठीक है। तो ओनली 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गगन। गगन से रिलेटेड हमको स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। गगन स्टैंड फॉर जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो यस करेक्ट, गगन का फुल फॉर्म यही है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि इट इज ज्वाइंटली डेवलप बाय इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यस, इसको इसरो ने और AAI ने, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर इसको डेवलप किया है, ठीक है। और तीसरा सैटेलाइट क्या कर रहा है कि इट इम्प्रूव्स पोजिशनल एक्यूरेसी फॉर एविएशन एप्लीकेशन। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि गगन एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, यानी कि SBAS है, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, ठीक है, जो जीपीएस सिग्नल्स को करेक्ट करके एक हायर एक्यूरेसी देती है, ठीक है, बेटर इंटीग्रिटी देती है और इम्प्रूव्ड करता है अपने सैटेलाइट पे रिलायबिलिटी को, ठीक है। जब ये चीजों मिलती है तो जो हमारा एविएशन का नेविगेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ऑल 3 ऑप्शन आर करेक्ट, 1, 2 and 3 आर द राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, विच क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम इज मोस्ट लाइकली यूज इन ट्रेडिशनल मैक्सिमम लाइकलीहुड क्लासिफिकेशन। एमएलसी में कौन सा क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को यूज किया जाता है। तो देखिए, एमएलसी में जो हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज करते हैं, ठीक है, वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बेस्ड पे होता है, यानी कि स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, ठीक है, इसके बेसिस पे यूज करते हैं। अब इसमें एमएलसी क्या करता है कि एमएलसी एज्यूम करता है कि हर लैंड कवर क्लास में कुछ भी हो सकता है, फॉरेस्ट है, एग्री है, ठीक है, बिल्ट अप है, कुछ भी हो सकता है। तो हर जो लैंड यूज कवर क्लास है उसका एक स्पेक्ट्रल डेटा जो होता है, तो उस स्पेक्ट्रल डेटा को ये क्या करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए या इसी को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, तो इसको फॉलो करता है, ओके। फिर एल्गोरिदम हर पिक्सल के लिए क्या करता है, एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है और पिक्सल्स को उस क्लास में असाइन करता है जिसके लिए प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड में जो एल्गोरिदम यूज होता है वो है आपका स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या कर रहा है कि नेविक इज इंडिया इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो अभी हमने ऊपर देखा कि नेविक जो है इंडिया का अपना इंडिजीनियस सैटेलाइट है, ठीक है। नेविक वाज डेवलप्ड बाय
जॉइंटली बाय नासा एंड इसरो, तो ये गलत है, ठीक है। नेवी को डेवलप किया है इसरो ने और AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि लिस्ट 3 सेंसर इज ऑन बोर्ड विच सैटेलाइट सीरीज। लिस्ट 3 का सेंसर ऑन बोर्ड करता है कौन सा सैटेलाइट 3 को, तो ये है आपका रिसोर्स सेट, ठीक है। लिस्ट 3, लिस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा देख लीजिए, LISS, इससे भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है लीनियर इमेजिंग, ठीक है, सेल्फ स्कैनर, ठीक, स्कैनर। तो लिस्ट का ये फुल फॉर्म है। ये एक मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर है जो रिसोर्स सेट जो सीरीज है सैटेलाइट पर उस पे माउंटेड है, ठीक है। रिसोर्स सेट जो सीरीज है उस पे माउंटेड है। ओके, अब लिस्ट 3 जो है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है। इसको फॉरेस्ट कवर मैपिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, LULC लैंड यूज लैंड कवर के लिए यूज करते हैं, वाटरशेड मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, वेजिटेशन असेसमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इन सब में लिस्ट को यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहा है कि विच सैटेलाइट प्रोवाइड 5.8 मीटर स्पेटियल रिजोल्यूशन थ्रू लिस्ट 4 सेंसर। तो कौन सा प्रोवाइड करता है, तो ये जो है आपका ये है रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट, ये प्रोवाइड करता है आपका 5.8 मीटर रिजोल्यूशन थ्रू लिस्ट 4 सेंसर, ठीक है। और ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन है, और इसका भी जो यूज किया जाता है लिस्ट 4 का भी सिमिलर टू लिस्ट 3। लिस्ट 3 का अपग्रेडेड वर्जन है लिस्ट 4, ठीक है। ओके, और इसमें भी फॉरेस्ट मैपिंग, क्रॉप एस्टिमेशन, LULC, बायोडायवर्सिटी असेसमेंट, हैबिटेट असेसमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट, इन सब में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंटिनल-2 प्राइमरी कैरीज, सेंटिनल-2 जो है वो क्या कैरी करता है, तो सेंटिनल-2 जो है वो कैरी करता है आपका मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल सेंसर B, ठीक है। ये मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल सेंसर को कैरी करता है। सेंटिनल-2 जो है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है, किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और किस प्रोग्राम के अंदर में है, ये कॉपरनिकस प्रोग्राम के अंदर में है, ठीक है। कॉपरनिकस प्रोग्राम में है ये, ठीक है। ये कैरी करता है आपका मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट MSI, ठीक है। मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट जो कैप्चर करता है आपका 13 स्पेक्ट्रल बैंड्स को, 13 स्पेक्ट्रल बैंड्स को कैरी करता है, ठीक है। तो B इज द राइट आंसर, मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल सेंसर। ओके, क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंडसेट प्रोग्राम, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि लैंडसेट इज जॉइंटली मैनेज्ड बाय नासा एंड USGS, तो यस दिस इज ट्रू। लैंडसेट को नासा और USGS ज्वाइंटली मैनेज करता है, ठीक है, जिसमें नासा क्या करता है कि सैटेलाइट डेवलपमेंट और लॉन्च पे काम करता है, और USGS जिसको हम यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे भी बोलते हैं, वो डेटा प्रोसेसिंग, उसको आर्काइविंग या डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या है कि लैंडसेट 8 कैरीज OLI एंड TIRS सेंसर, तो यस लैंडसेट 8 ये OLI और TIRS सेंसर्स को कैरी करता है। OLI का फुल फॉर्म है आपका ऑपरेशनल लैंड इमेजर, ठीक है, और TIRS का फुल फॉर्म है आपका थर्मल इंफ्रारेड सेंसर, ठीक है। तो ये दो सेंसर्स को कैरी करता है लैंडसेट इमेजरी इज फ्रीली अवेलेबल, तो यस USGS पे भी लैंडसेट का जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। 2008 से ही लैंडसेट का डेटा जो है फ्रीली अवेलेबल कर दिया गया था। तो ऑल 3 आर करेक्ट, 1 and 2 and 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच सैटेलाइट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिटेक्टिंग फॉरेस्ट फायर इन रियल टाइम, तो रियल टाइम में कौन सा सैटेलाइट, तो ऐसा सैटेलाइट जिसका रिविजिट साइकिल बहुत ही क्विक होगा, जल्दी होगा, ठीक है, जिसका रेजोल्यूशन हाई होगा, वो फॉरेस्ट फायर को रियल टाइम में अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। तो इसमें से किसका है, मॉडिस का अभी हमने देखा था कि इसका रिविजिट साइकिल जो है 1 से 2 दिन का है, ठीक है। ओके,
मॉडिस का फुल फॉर्म देख लीजिए, मॉडिस का फुल फॉर्म होता है मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोडायोमीटर, ठीक है, डायोमीटर, डायमीटर नहीं है, स्पेक्ट्रोडायोमीटर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि द कॉपरनिकस प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ, तो अभी हमने ऊपर में देखा था कि कॉपरनिकस प्रोग्राम जो है किससे एसोसिएटेड है, तो कॉपरनिकस जो प्रोग्राम है वो यूरोपियन यूनियन से एसोसिएटेड है, ठीक है। कॉपरनिकस जो प्रोग्राम है ये यूरोपियन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है यूरोपियन यूनियन का, उसका प्रोग्राम है ये, और ये क्या करता है कि फ्री एंड ओपन एक्सेस सैटेलाइट डेटा को प्रोवाइड करता है, ठीक है। सैटेलाइट डेटा किसके लिए, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, ठीक है, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, इन सब के लिए फ्री डेटा प्रोवाइड करता है। और इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, कोऑर्डिनेटेड बाय यूरोपियन कमीशन, ठीक है, यूरोपियन कमीशन, एंड पार्टनरशिप किसके साथ है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, ठीक है, ESA के साथ पार्टनरशिप है, ओके। यही है क्या, यस, दिस वाज द लास्ट, सो दिस ऑल आर द क्वेश्चंस MCQs which can be expected in UGC नेट फॉरेस्ट्री फ्रॉम रिमोट सेंसिंग। और भी हो सकते हैं क्वेश्चंस जो अभी रिसेंट में है निसार के बेसिस ऊपर पे, थोड़ा करंट अफेयर्स के बेसिस पे, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको वो पढ़ना पड़ेगा खुद से, बट आई थिंक इसी समथिंग पैटर्न पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो रहेंगे एक्सपेक्टेड रहेंगे, ओके। तो अगर अभी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फॉरेस्ट्री एस्पायरेंट्स फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। और टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।